प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2020-21 के लिए आपके फाइनल एग्जाम में 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 40 मार्क्स के लिए 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें एमसीक्यूज ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं और ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो तीनों तरह से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे सिलेबस से अपने 40 अंक पक्के करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पूरे सिलेबस से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें कहा गया है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 0.375 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है और यहां पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। वो ए ऑप्शन है 375/10⁻³ बी ऑप्शन में दिया हुआ है 375/10⁻², सी ऑप्शन दिया हुआ है 375/10⁻1 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 375/10⁻⁴। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे 0.375 है हमारे पास, 375। तो जब हम दशमलव हटाएंगे, तो जब हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये 0.375 बटे में, देखो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो हम लगा देंगे और 1 लगा देंगे। देखो यहां से जब भी हम दशमलव हटाएंगे तो यहां नीचे 1 लिख के और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 375/1000। अब 375 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कहीं 1000 है नहीं है बटे में। 375 तो है ऊपर, लेकिन 1000 नहीं है। तो हम इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 जीरो है हमारे पास। तो 10 गुना में 10 गुना में 10। तो देखो 1 2 3 जीरो आ जाएंगे हमारे पास, और एक की एक के साथ और फिर एक के साथ गुना करेंगे तो एक ही बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 375/10⁻³ तो अब आप देख लेंगे इसमें कि कौन से ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में हमारे पास है 375/10⁻³ तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 और 20 के HCF और LCM में संबंध है। इसके HCF और LCM में क्या संबंध है? ए ऑप्शन की अगर हम बात करें कि HCF है वो ग्रेटर है LCM से। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें HCF है लेस है LCM से। सी ऑप्शन की बात करें HCF इक्वल है LCM के। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं। ये हमारा डी ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, आपको अब देखो कि 12 और 20 के HCF और LCM में संबंध हमें ज्ञात करना है। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो HCF है वो LCM से छोटा होता है। HCF LCM से छोटा होता है, बराबर हो सकता है, लेकिन HCF कभी भी LCM से बड़ा नहीं हो सकता। HCF कभी भी LCM से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें कि 12 और 20 का अगर हम HCF निकालें तो देखो यहां पे एक में ही ले लें। अगर हम इसको 12 और 20 को इकट्ठे दोनों 2 पे जा रहे हैं, 2 6 12 और 2 दाएं 20, फिर 2 पे 3 और 5। अब तो इकट्ठे किसी पे नहीं गए, तो इसका मतलब इसका HCF हो गया 2 गुना में 2 4, और इसका LCM हो गया जो बाकी का बचा लिख दो उसको
2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया। अब देखो HCF तो आया 4 और LCM आया 60, तो आप देख लो HCF तो LCM से छोटा है। पहले में कहा कि HCF बड़ा है LCM से, गलत बात। दूसरे में कहा HCF छोटा है LCM से, तो ये सही बात है बिल्कुल। तीसरे में बराबर कहा, तो बराबर तो नहीं है ये। मेरे बच्चों HCF और LCM जैसे देखो 3 और 3 है, इसका HCF कितना होगा 3 और इसका LCM भी कितना होगा 3। तो अगर दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो HCF और LCM बराबर होंगे, नहीं तो हमेशा जो HCF है वो छोटा होगा LCM से। इस तरह की जब हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं दी हुई है, इन प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमारा जो HCF है वो छोटा होगा LCM से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। और वैसे भी आपने HCF और LCM निकाल के और उससे चेक कर सकते हैं आप। HCF और LCM निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने यहाँ से सिंपल दोनों को एक में ले लिया। आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे 12 के लिए अलग ले ले और फिर 20 के लिए अलग ले ले, तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है जिस भी तरीके से आप इसको सोल्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए वर्गमूल 2, बी वर्गमूल 4, सी वर्गमूल 6 और डी वर्गमूल 8। तो हमें यह बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। अब देखो वर्गमूल 2 ये तो एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 का मान होता है प्यारे बच्चों 2, वर्गमूल 4 2 के बराबर होता है और 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये पी बटा क्यू के रूप में लिखी गई, जहां पे क्यू 0 नहीं है, इसका मतलब बी हमारा सही है। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या। इसने कहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 4, क्योंकि इसका मान कितना होता है 2, ये परिमेय संख्या है। वर्गमूल 6 भी अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 8 भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो वर्गमूल 4 आ गया। तो आपको ध्यान रखना कि जैसे वर्गमूल 9 है, वर्गमूल 9 से तो हमें 3 नहीं मिल जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 10 की बात करें तो इससे नहीं मिलेगा हमें, इससे तो हमें पॉइंट में मिलेगा, दशमलव में मिलेगा, 3 दशमलव यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जब वर्गमूल के अंदर है तो ये हमारे पास हो जाती है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये रिपीट होती है ना ये खत्म होती है, चलती रहती है और रिपीट भी नहीं होती है, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती है। तो वर्गमूल के अंदर अगर जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो पूरा पूरा मान हमें मिल जाएगा, तो फिर वो परिमेय संख्या बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और -4/3 ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है हमारे पास -1 और 4/3, सी ऑप्शन में है हमारे पास -1 और -4/3 और डी ऑप्शन में है हमारे पास 1 और 4/3। अब प्यारे बच्चों इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये मान आप इसके अंदर रख दो, जिसके लिए आंसर 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। दोनों मान इसके अंदर रख दो, जिसके लिए 0 आएगा वही हमारे पास आंसर होगा, या फिर इसके शून्यक निकाल लो, या फिर आप इसके शून्यक भी निकाल सकते हैं। अब देखो मान लो हम x की जगह पे 1 रखें, इसमें यहां पे 1 रखेंगे तो 3 गुना में 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, -1 और -4, तो 3 एकम 3, -1 और -4, तो ये तो -5 हो गए, 3 -5, ये तो -2 बचे, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता 1 वाला। तो अब देखो इसमें भी 1 आया हुआ तो ये भी नहीं हो सकता,
तो बी और सी बच गया हमारे पास। अब बी पे आ जाओ। अब -1 रखा तो 3 गुना में -1 का वर्ग, माइनस ये -1 रखा और -4। अब देखो -1 का जो वर्ग होगा वो तो 1 ही होगा, तो 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, -4, तो 4 - 4 0 आ गया, तो ये तो सही है। -1 के लिए तो सही आया। अब 4/3 के लिए चेक करो इसी को। 4/3 के लिए चेक करेंगे तो 3 गुना में 4/3 का वर्ग -4/3 और -4। अब देखो ये 3 गुना में ये 4/3 गुना में 4/3 है और -4/3 और -4 है, 1 3 तो कट गई है, तो ये आ गया हमारे पास 16/3, -4/3 और -4, इसका एलसीएम ले लिया 3, ये 16 माइनस के 4 और -4 तो ये 12। अब देखो -4 और -12, माइनस के 16, 16 - 16 0, तो 0/3 यानी कि 0 आ गया, यानी कि सही है। यानी कि जो बी मान है, बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। एक तो तरीका आप इसको इस तरह से कर सकते हो, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इसको ऐसे करें कि 3x² -x -4, तो आपके पास जोड़ होना चाहिए इनका, यहाँ पे x के साथ जो लगा हुआ है वो है -1, और गुणा होनी चाहिए इनकी -4 की, इसकी और इसकी गुणा करके देख लो 3 की, -12, तो 4 और 3 टुकड़े ले लेते हैं। जोड़ -1 होना चाहिए, तो इसको माइनस का कर दो, जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा, तो लिख दो इसको 3x² -4x प्लस 3x -4, x कॉमन ले लिया 3x -4 प्लस ये 3x -4 है ही है। अब देखो 3x -4 कॉमन आ गया, यहाँ पे x और प्लस 1 आ गया, क्योंकि तो बाहर चला गया पूरा। अब या तो 3x -4 को 0 के बराबर रखने से एक मान मिल जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के बराबर रखने से मान मिल जाएगा। 3x बराबर है 4, x इधर आके प्लस का हो गया, और x बराबर है 4/3, और यहाँ से x बराबर है -1, तो -1 और 4/3, तो -1 और 4/3, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की रिवीजन नहीं हो रही, ये आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन हो रही है। यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे जब हम इसको करेंगे तो ये 4 अंक के लिए आएगा, इस तरह से बड़े क्वेश्चन भी आएगा। तो इस तरह से आपकी ये सारे सिलेबस की रिवीजन हो रही है साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल डैश होगा। ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, और योगफल का होता है -b/a। गुणनफल पूछा है। अब यहां पे देखो a का मान कितना है 1, b का मान जो है a का मान जो x² के साथ लगा हुआ है, तो आगे कुछ नहीं नजर आ रहा, तो 1, x के साथ जो लगा हुआ b, और जो बिना x के है वो c यानी कि 10, और शून्य का गुणनफल c/a। c का मान है हमारे पास 10 और a का मान है 1, तो 10/1 यानी कि 10, तो ये हमारे पास आ गया 10, तो ये इसका आंसर आता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि यदि 2x² जमा 5x - 10 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा बीटा का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों देखो, समझने वाली बात है, एक ही बात है दोनों। इसके जो शून्यक है उसके नाम है अल्फा और बीटा, इसके दो शून्यक हो गए ना, उनके नाम है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा का मान बताना है।
अल्फा बीटा का मतलब है अल्फा गुना में बीटा, और अल्फा गुना का बीटा का मतलब है इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुना बीटा यानी कि शून्यक है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे में ए। अब ये देखो ए का मान कितना है? 2, बी का मान कितना है? 5, और सी का मान कितना है? -10। तो सी बटे में ए, तो -10 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया? -5। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों -5। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि समीकरण है x + y बराबर है 14 और x - y बराबर है 4। x + y बराबर है 14 और x - y बराबर है 4। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक अंक के लिए है ये, यानी कि आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसमें। आप इसको सोल्व कर दो, बिल्कुल सिंपल है ये तो ऐसे ही कर जाएंगे। x और x 2x, 14 और 4 18, x बराबर है 18 बटे में 2, x बराबर है 2 एकम 2, 2 नी में 18, तो x का मान 9 आ गया। x + y बराबर है 14, तो x का मान 9, 9 + y बराबर है 14, तो y बराबर है 14 - 9, तो y बराबर है 5। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका, अगर ऑप्शन दे रखे हो, अगर इसी क्वेश्चन के लिए देखो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो x + y बराबर है 14 और x - y बराबर है 9, तो सीधे ही ऑप्शन में x और y का जो मान है वो रख के देख लो। x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5, 9 और 5 14, 9 माइनस यहाँ पे कितना था? 4 था, और 9 - 5 4, तो सही है दोनों के दोनों। तो दोनों के दोनों ये मान इसमें रखे, देख लिए जिसके लिए दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं वही हमारा आंसर है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, जो ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन के मान रख के फिर भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं तो फिर आप इस तरह से इसको सोल्व करोगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि समीकरण है 2x - y बराबर है 3 और 4x + y बराबर है 3। इनको हल करने पर x और y का मान होगा यहां पे हमें x और y का मान बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है x बराबर है 1, y बराबर है 1। बी ऑप्शन है x बराबर है 2 और y बराबर है 1। सी ऑप्शन है x बराबर है -1 और y बराबर है 1। और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो, कुछ बटे में नहीं है, सीधे ही है, सिंपल है, तो आप सीधे इसमें मान रख के देख लो। x की जगह पे भी 1 और y की जगह पे भी 1। x की जगह पे 1 रखा, 2 एकम 2, और y की जगह पे 1, तो 2 - 1 तो 1 होता है, ये तो 3 के बराबर कह रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, गलत हो गया ये तो, इसको छोड़ दो। अब इस पे आ जाओ, x की जगह पे 2 रखा, तो 2 तो नहीं 4, y की जगह पे 1 रखा, 4 - 1 3, ये तो सही हो गया। इसको और चेक करो, x की जगह पे 2 रखा तो 4 दूनी 8, y की जगह पे 1 रखा तो 8 और 1 9, ये गलत हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस पे आ जाओ, x की जगह पे -1 रखा और y की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे -1 रखा, तो -1 रखेंगे तो 2 की -1 के साथ गुणा करेंगे तो -2 आएंगे, और y की जगह पे 1, तो ये -1, -2 और -1, -3, ये तो 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब इसको चेक करें, अगर देखें कि 2x माइनस वाई बराबर है 3 और 4x जमा वाई बराबर है 3, तो इसको हल करें, देखो ये ऐसे ही कट गई। तो 6x बराबर है 6 और x बराबर है 6 बटे में 6, कट के 1 आ जाएगा। तो x का मान तो आ गया 1। अब इसमें से किसी भी एक समीकरण में रख दो, 2x माइनस वाई बराबर है 3, तो x का मान 1 रखेंगे, 2 एकम 2 माइनस वाई बराबर है 3, तो माइनस वाई बराबर है 3 माइनस 2, ये इधर आ जाएगा, माइनस वाई बराबर है 1 और y बराबर है -1। तो x का मान तो आ गया हमारे पास 1, x का मान आया 1 और y का मान आया -1, तो ये आंसर बना। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x -1 था, हमारा x 1 है, y 1 था, हमारा x -1 है। अब चेक करके देखें, x बराबर 1 और y बराबर है -1 के लिए x की जगह पे 1, 2 एकम 2, y की जगह पे -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, बिल्कुल सही है। यहाँ पे x की जगह पे 1, 4 एकम 4, y की जगह पे -1, तो 4 -1 3, तो बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। तो आप ऐसे सोल्व करना चाहे तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, अगर मान रख के चेक करना चाहे तो मान रख के भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोवा क्वेश्चन, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। दो संख्याओं का अनुपात है ये 3:4। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? ये हो जाता है 2:3। मेरे बच्चों, इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें बताना है कि वो संख्याएं क्या हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 22 और 29, बी ऑप्शन है 21 और 28, सी ऑप्शन है 23 और 31 और डी ऑप्शन है 28 और 35। तो ए, बी, सी और डी, तो ये 4 ऑप्शन हो गया हमारे पास। अनुपात दे रखा है 3:4। अब आप देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ऑप्शन से देखो कितना छोटा हो जाएगा। पहला 22 और 29, इनमें तो 3 और 4 का अनुपात ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। 21 और 28, देखो 21 और 28 है, 21:28, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पे काट दिए, तो 3:4 तो बन गया। एक बात तो सही होगी। अब इनमें से 7 घटा के देखो, 21 में से 7 घटाए तो 14 और 28 में से 7 घटाए तो 21। अब इसका अनुपात देखो, 7 पे काटा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, अब 2:3 बन गया, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों ही बात सही होगी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। देखो सी को भी चेक कर लो, इनको जब हम काटेंगे कटते ही नहीं है, तो 3:4 है ही नहीं है। इसका अनुपात निकाले 28 और 35 का, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35, तो ये 4:5 है, जबकि तो हमें 3:4 कहा गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको ऑप्शन से भी, ऑप्शन में जो दिया हुआ है उससे भी हेल्प लेनी है कि किस तरह से हम उसको यूज करके और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, यहां पे इसमें कहा गया है 10वें क्वेश्चन में कि एक एपी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इस एपी का 15वां पद डैश होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इसका 15वां पद निकालना है। अब आप देखें, नीचे तो सबके बटे में 3 है, ऊपर कौन है? 1, 5, 9, 13। तो इसका 15वां पद निकालना है। नीचे तो सबके बटे में ही 3 है,
हो, क्योंकि सब में सेम है वो तो, और अलग अलग होता अगर वो फिर हमें करना पड़ता है, यहाँ पे तो सेम है। अब देखो 1 और 4 5, 9 13 17, 17 और 4 21, 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बना हमारे पास 57। तो 57 है और इसके बटे में 3 तो लगाना पड़ेगा, कैंसिल भी हो रहा है ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 में 27, 19 आ गया हमारे पास। तो 15वां पद 19 होगा। अब दूसरे तरीके से देखो, A15 निकालना है हमें, A प्लस 14D फॉर्मूला हमारा, A का मान कितना है 1/3 प्लस 14 गुना में D, D देखो हमारे पास कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद 5/3 माइनस 1/3, ये 3 5 माइनस 1 यानी कि 4/3, तो ये 4/3, तो ये 1/3, 14 चौके 56, 56/3, 3 आ गया, 1 प्लस 56 यानी कि 57/3, यही आ गया था, 57/3 कैंसिल कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 19 ही आ गया। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास 10वां क्वेश्चन। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि यदि AP का तीसरा पद 5 यानी कि A3 5 है और 7वां पद 13 है, A7 बराबर है 13, तो उसका सारवंतर बताओ। तो हमें उसका सारवंतर बताना है, तो D का मान निकालना है। अब देखो 7वां पद फॉर्मूला क्या कहता है, A प्लस 6D बराबर है 13, और तीसरा पद A प्लस 2D बराबर है 5, सोल्व कर दो, माइनस 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 ये कट गया, 6D माइनस 2D 4D आ गया, और 13 माइनस 5 8 आ गया, तो D का मान आ गया 8/4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो D का मान आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, तो D का मान 2 आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास। 12वें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम पद A और सार्व अंतर D वाला AP का nवां पद होगा, यानी कि एक AP है जिसके प्रथम पद को A कहा गया है, सार्वंतर को D कहा गया है, तो ऐसे AP का nवां पद क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, A ऑप्शन में है AN बराबर है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बी में है AN बराबर है A प्लस n प्लस 1 इंटू डी, सी में है AN बराबर है A प्लस ND, और D है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, तो फॉर्मूला पूछ लिया गया, तो हमें क्या करना है, इसका nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है AN, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है इसका, देख लो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, अब देखो आपसे अगर 5 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का पूछा होता तो फिर हम एक लिख देते 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, इसको जोड़ देते 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 आंसर आता। अब देखो 100 के लिए कैसे जोड़े इसको, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि n प्लस 1 और बटे में 2।
अब n जितने का योग निकालना है, 100 है ना, तो देखो 100 गुणा में 100 जमा 1 101 और बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50, इसकी गुना करेंगे, 0 आ गई, ये 505, तो ये 5050 आंसर आ जाएगा। देखो इसका तो हम कर सकते हैं ना, इस पे लगा के देखते हैं ये सूत्र। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो n का मान 5 है, 5 गुना में 5 और 1 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, तो 15 आंसर आ गया, तो 15 ही था। तो इस तरह से आपको ये सूत्र याद रखना है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है ये। अगर आपको 10 का पूछे तो n की जगह पे 10 लिख देना है, 20 का पूछे तो n की जगह पे 20 लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कहा गया कि 6 मीटर और 11 मीटर लंबे 2 खंबे समतल मैदान में गड़े हैं। यदि उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चों, एक तो जो खंबा है वो कितने मीटर का है, 6 मीटर का है, 6 मीटर का, और जो दूसरा खंबा है वो कितने मीटर का है, 11 मीटर का, और इनके निचले सिरों के बीच की दूरी है जो वो कितनी है, 12 मीटर। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है वो बतानी है हमें, ये हमें ज्ञात करना है। अब आप देखिए, देखो यहां से यहां तक अगर ये 6 है तो यहां से यहां तक अगर हम लाए तो ये भी 6 होगा। अब ये टोटल 11 है, यहां से यहां तक ये टोटल 11 है, तो ये अगर 6 है तो ये हमारे पास यहां से यहां तक ये कितना बचेगा, 5 मीटर। तो ये तो हो गया देखो 5 मीटर, और ये हो गया हमारे पास 12 मीटर, क्योंकि ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर है, ये बताना है हमें। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, यहां पे समकोण है, इसके सामने कर्ण है, तो इसको अगर हम, ये हमारा कर्ण है, इसको अगर हम x माने तो कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इसका वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग के बराबर होता है, तो यानी कि 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर ये 144 हो गया और ये 25 हो गया, तो एक्स स्क्वायर 169 हो गया, एक्स आ गया वर्गमूल 169, ये होता है 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, तो 13 मीटर, यानी कि ऊपरी सिरों के जो बीच की दूरी है वो आ जाएगी हमारे पास 13 मीटर। अब आप ऑप्शन में देख लें, 13 मीटर पहले ही ऑप्शन में 13 मीटर, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आपको ध्यान रखना है कि देखो ये पाइथागोरस तिर्यक होते हैं, तो 5, 12 और 13 होते हैं, 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर होते हैं, 3, 4 और 5 होता है, 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है, 6, 8 और 10 होता है, 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर होता है। इसी तरह से 5, 12 और 13, तो ये कुछ पाइथागोरस तिर्यक आपको याद होने चाहिए, इससे काफी आसान हो जाता है आपकी कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि समकोण त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर है 90 डिग्री, कोण ए बराबर है 30 डिग्री तथा ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या है। ये दिया हुआ है। अब आप देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, C 90 डिग्री का, तो यहां पे हम C लिख लेते हैं, यहां पे हम, और क्या दिया हुआ है, कोण A 30 डिग्री का, तो इसको A मान लें, ये B, ये 90 डिग्री है।
आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे बना लें, आप इसको ऐसे बनाना चाहें कि आप इसको इस तरह से बनाना चाहें तो ऐसे बना लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समकोण तो यहाँ तो सी लिखना पड़ेगा, आप यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब ये आपके पास 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री, तो ये आपके पास सीधी सी बात है 60 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और क्या दे रखा है, ए बी का मान हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो एक चीज तो आप ध्यान रखोगे, जब साइन कोस टेंजेंट एल ए एल के ए, जब हम ये ट्रिक यूज करते हैं तो हमारे पास, जब हम ये ट्रायंगल यूज करते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये हम इसको कर्ण मानते हैं, इसको लंब और इसको आधार। तो जो एंगल होता है वो किसके बीच में होता है, आधार, ये जो थीटा होता है हमारा किसके बीच में होता है, आधार और कर्ण के बीच में होता है। तो अब आप देखें, कर्ण ये है, थीटा अगर हम ये ले रहे हैं तो इसका मतलब ये आधार है, तो ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। अब आप देखिए, हमें मान निकालना है AC का, यानी कि आधार निकालना है, कर्ण हमारे पास दे रखा है, तो आधार और कर्ण, आधार और कर्ण कोस में आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे आधार AC कर्ण AB बराबर है कोस थीटा, थीटा हमारा है 30 डिग्री। AC का मान हमारे पास कितना है, AC ये तो निकालना है हमें, AB का मान हमारे पास 10 है, कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू ये होगी वर्गमूल 3/2, आर पार गुना कर देंगे, 2AC बराबर है 10 वर्गमूल 3, AC बराबर है 10 वर्गमूल 3/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो AC का मान आ गया 5 वर्गमूल 3, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर, तो AC का मान ही हमें ज्ञात करना था, तो ये हमारे पास AC का मान, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो प्यारे बच्चों, 40 क्वेश्चंस की सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। पार्ट 2 में हम इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।